हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम है आतिश और आज हम डिस्कस करने वाले हैं जॉब के बारे में। सबके लिए लाइफ में ये मोमेंट आता है जब वो जॉब के लिए अप्लाई करते हैं और उसे मिलने के बाद कंपनी भी ज्वाइन कर लेते हैं। पर हमें बहुत सारे फैक्टर्स के बारे में ये सोचना होता है एक जॉब चूज़ करने के टाइम पे, क्योंकि अगर गलत जॉब सेलेक्ट हो जाए तो आपके कुछ महीने या साल बर्बाद हो सकते हैं बिकॉज ऑफ सम फैक्टर्स, जो कि आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो समझ लेते हैं कि आपको कोई जॉब ऑफर आता है या आप जॉब सर्च कर रहे हो तो क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। तो यहाँ पे हम 3 फैक्टर्स कंसिडर करने वाले हैं। पहला कि ये जॉब ऑफर आपके लिए कैसे अच्छा है या कैसे अच्छा नहीं है। दूसरा कि ये कंपनी स्टार्टअप है या फिर मल्टीनेशनल कंपनी या बिग कंपनी है। और तीसरा कि ये कंपनी प्रोडक्ट बेस्ड है या फिर सर्विस बेस्ड है। तो चलो पहला फैक्टर कंसिडर करते हैं, वेदर जॉब ऑफर इज गुड फॉर यू और नॉट। तो मान लो कि आप कोई जॉब सर्च कर रहे हो या फिर आपको कोई जॉब ऑफर आया है, तो आपको किन किन चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए टू डिसाइड कि वेदर ये जॉब आपके लिए अच्छा है या नहीं है। तो सबसे पहली बात आती है कि रिसर्च अबाउट योर एम्प्लॉयर। तब जहाँ पे भी अप्लाई कर रहे हो या फिर ऑफर आया है तो उसके बारे में अच्छा रिसर्च कर लो कि उसका मार्केट स्टैंडर्ड क्या है, वो एम्प्लॉयर कितने साल से है, अगर वो स्टार्टअप है तो उनका बिजनेस प्लान क्या है, उनका रेवेन्यू मॉडल क्या है, कितने सालों तक वो सर्वाइव कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में देनी चाहिए। और होता है कि आप जो स्ट्रीम में काम करना चाहते हो वो उस काम से अलाइंड है कि नहीं, या फिर आपका जो इंटरेस्ट एरिया है वहाँ पे उस सर्टिक क्या स्कोप है। सेकेंड फैक्टर आता है सैलरी। आपकी जो एक्सपेक्टेड सैलरी होगी वो कंपनी आपको दे पाएगी कि नहीं। सेकेंड, इंक्रीमेंट्स फैक्टर्स वहाँ पे कैसे होते हैं। थर्ड, कि सैलरी देने के टाइम पे स्टार्टअप में ये प्रॉब्लम होता है कि पहले 3-4 महीने सैलरी कंसिस्टेंटली मिल जाती है, लेकिन फिर बजटिंग इशू या फिर बहुत सारे ज़्यादा रिसोर्सेस एक्वायर करने के लिए कंपनी ज़्यादा कॉस्ट कंपनी में लगा देती है, तो जिस वजह से सैलरी अफेक्ट हो सकती है। कंपनी किस टाइप के बेनिफिट्स या फिर पर्क्स दे रही है। मान लो कि आपने जैसे कंपनी में सैलरी मांगी है 10,000 रुपये, लेकिन कंपनी कह रही है कि नहीं भाई, हम 10,000 रुपये नहीं दे सकते, हम आपको 8,000 दे सकते हैं। तो वहाँ पे दूसरे टाइप के बेनिफिट्स या फिर पर्क्स होते हैं कंपनी में जिसका आप लाभ उठा सकते हो, जैसे कि कितने लीव्स है, आपको कोई हेल्थ सेविंग अकाउंट कॉन्ट्रीब्यूशन मिल रहा है क्या, ट्यूशंस अगर आप आगे सीखना चाहते हो तो उसके लिए आपको रिइम्बर्समेंट मिलता है क्या, इंसेंटिव्स मिल रहे हैं क्या कंपनी की तरफ से। बहुत सारी कंपनी की तरफ से हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाता है आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए, तो वो मिल रहा है क्या। ईपीएफ या फिर पीपीएफ जैसे में कंपनी डील कर रही है क्या। आप अगर आने जाने के लिए कंपनी की कार का यूज कर सकते हो कि नहीं, जैसे जिम कार्ड्स होता है, सोडेक्सो कार्ड्स होता है, इस तरीके के कोई कार्ड्स मिलते हैं कि नहीं। तो ये बेनिफिट्स और पर्क्स मिल जाता है कंपनीज में। फोर्थ पॉइंट आता है सेविंग्स एंड एक्सपेंसेस। मान लो कि अगर आप कोई जॉब पे जा रहे हो, जैसे आप रहते हो मुंबई में और आपका जॉब लग जाता है पुणे में, तो सेविंग एंड एक्सपेंसेस में आता है कि क्या आपको मिलने वाली सैलरी ये आपके एक्सपेंसेस या फिर सेविंग पे अफेक्ट डाल रही है कि नहीं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, आपको सैलरी है 20,000 रुपये और यहाँ से पुणे और पुणे से यहाँ पे आने का खर्चा है तकरीबन 4,000 रुपये महीना या 5,000 रुपये महीना। तो इज इट वर्थ इनफ कि मैं 5,000 रुपये महीना अपने ट्रैवलिंग एक्सपेंस में डाल के 10,000 या 20,000 वाली जॉब उठा लूँ, या फिर मैं मुंबई एरिया में ही कोई 15 या 16,000 की जॉब करके यहाँ पे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस मान लो मंथ के 1 या 2 हजार आ जाएंगे, तो वो लाभ हम लोग उठा सकते हैं। तो वो कैलकुलेशन भी आपको करना होगा। अगला फैक्टर आता है टाइम। आप जॉब तो कर रहे हो क्योंकि जॉब तो 8 या 9 घंटे की होने वाली है, लेकिन जॉब के अलावा भी बहुत सारी चीजें टाइम पे अफेक्ट करती है। जैसे आपका ट्रैवलिंग टाइम कितना है। जैसे मुंबई में अगर जॉब कर रहे हो और आप एक एंड पे रह रहे हो और दूसरे एंड पे अगर आपका जॉब है, जैसे आप सेंट्रल में रह रहे हो और आपका जॉब लोकेशन है वेस्टर्न में, तो आपको आने जाने के लिए तकरीबन 1.5 या 2 घंटे लग जाएंगे। तो वर्थ इनफ है क्या, क्योंकि अगर वो टाइम आप सेव कर पाते हो तो आपके लिए कुछ नई चीजें सीखना या फिर कोई ट्यूशन करना, कोर्स करना, वो इजी हो जाता है। तो कितने दूर तक आप ट्रैवल कर सकते हो। और एक दिन अगर आप इंटरव्यू के लिए वहां पे चले भी गए तो क्या आप रोज रोज वो ट्रैवल कर सकते हो कि नहीं कर सकते। बिकॉज जॉब मिलने के टाइम पे हम कह देते हैं कि
हाँ, हमें ये जॉब लोकेशन पसंद है, लेकिन जॉब चूज करने के बाद 1 या 2 महीने बाद ही हमारा एक्सर्शन सामने आ जाता है और हमें लगने लगता है कि नहीं भाई, टाइम भी बहुत जा रहा है और एक्सर्शन भी बहुत हो रहा है, तो ये जॉब नहीं हो पाएगा। तो ये फैक्टर्स बहुत अफेक्ट करते हैं उसमें। सिक्स्थ फैक्टर आता है करियर पाथ, कि अगर आप कोई कंपनी ज्वाइन करना चाहते हो या फिर जॉब ढूंढ रहे हो, तो कंपनी आपको आपके करियर पाथ में कितना हेल्प कर सकती है। जैसे कि मान लेते हैं कि जैसे मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और कंपनी के पास मैंने ज्वाइन किया एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बट कंपनी के पास उतने सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए है ही नहीं, कंपनी प्रोडक्ट बेस्ड है लेकिन हो गया है, तो कंपनी आपको टेस्टिंग में लगा सकती है, सपोर्ट में लगा सकती है, या फिर क्लाइंट इंटरेक्शंस में लगा सकती है। तो कुछ हद तक ये चीजें ठीक है, बिकॉज आप अपने सॉफ्टवेयर के अराउंड ये सारी चीजें घूमती रहती है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये चीज बहुत ही हानिकारक है। तो हमें इसके बारे में भी सोचना है कि हमें जो आगे बढ़ना है, डाउन द लाइन हमें 5 साल का अगर गोल रखते हैं, तो ये कंपनी हमें उस गोल में सपोर्ट कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। इसी से रिलेटेड है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, रिसर्च द रोल। रिसर्च द रोल मतलब अगर आप कोई काम करना चाहते हो वहां पे, तो वहां पे उस काम के लिए कितना एक्सपोजर है, उस काम के लिए कितने लोग वहां पे अवेलेबल है। जैसे कि अगर आपने कोई कंपनी ज्वाइन कर ली और वो कंपनी ज्वाइन करने के बाद आपको पता चला कि वहां पे 2 ही लोग काम कर रहे हैं, और उस 2 लोग में आप एक डेवलपर हो और दूसरा टेस्टर है, तो आपके रोल में आप कितना कंट्रीब्यूट कर पाओगे, आपको उसके बारे में डाउट होने लग जाएगा। इसके लिए आपको रोल क्या मिल रहा है, या फिर वो रोल जैसे करियर पाथ में हमने डिस्कस किया कि वो रोल आपका कहाँ तक आप निभा पाओगे, तो सोचना बहुत जरूरी है। लास्ट पॉइंट आता है योर वैल्यूज। तो ये सारे पॉइंट्स कि आपको क्या फायदा है और क्या नहीं है, लेकिन 8 पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। योर वैल्यूज, योर वैल्यूज मतलब आपको एडिशनल क्या मिलेगा। जैसे आपने एग्जांपल ले लिया कि आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर करके काम कर लिया, तो अगर आप उस कंपनी में 5 साल रहना चाहते हो, तो क्या आप 5 साल सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही बनना चाहते हो, या फिर आपका ग्रो होना चाहिए। ग्रो होने के लिए आपके वैल्यूज होंगे, जैसे आपका स्किल सेट्स इंप्रूव होगा कि नहीं होगा, या फिर आपके नॉलेज एरियाज बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, या फिर आपको +1 अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। +1 अपॉर्चुनिटीज मतलब अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो तो आप सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनोगे कि नहीं बनोगे, या फिर टीम लीडर्स, प्रोजेक्ट मैनेजर्स, और उसके अकॉर्डिंगली आपकी वैल्यूज क्या रहेगी कंपनी में, तो वो आपको देखना जरूरी है। योर वैल्यूज में ये भी आता है कि कंपनी का नेचर कैसा है या फिर कंपनी का कल्चर कैसा है। क्योंकि अगर बहुत अच्छी सैलरी वाली कंपनी आपको मिल रही है, लेकिन उस कंपनी का कल्चर बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि उस कंपनी का एट्रिशन रेट बहुत ज्यादा है, 10 लोग ज्वाइन होते हैं 1 महीने में और 8 छोड़ के जाते हैं, तो आपको वो फाइंड करना चाहिए कि रीजंस क्या हो सकते हैं लोगों के छोड़ने के। तो इसके बारे में रीजंस आपको अदर ग्लास डोर पे या फिर एम्बिशन बॉक्स में मिल जाएंगे, या फिर आप और एक काम कर सकते हैं कि उस कंपनी के किसी एलमनी या फिर सीनियर बंदे के साथ आप कनेक्ट होकर डिस्कस कर सकते हैं कि ये कंपनी में क्या वैल्यूज मिलेंगे या फिर कैसा कल्चर है। तो ये सारी चीजें आपको बहुत हेल्प करेगी टू फाइंड कि ये जॉब ऑफर या फिर ये कंपनी आपके लिए ठीक है कि नहीं। सेकंड फैक्टर होता है जॉब ढूंढने के टाइम पे कि कौन से टाइप की कंपनी ज्वाइन करे भाई, स्टार्टअप करे या फिर बिग कंपनी या एमएनसी करे। स्टार्टअप मतलब जिसकी स्ट्रेंथ तकरीबन 100 या 200 लोग हैं, बिग कंपनी जनरली आ जाती है उससे आगे। तो दोनों के अलग अलग पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स है, या फिर हम कह सकते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो कंपैरिजन में देख लेते हैं कि किस टाइप का कल्चर आपके लिए सुटेबल है। तो पहले हम स्टार्टअप का डिस्कस करेंगे, फिर करेंगे एमएनसीज और बिग कंपनीज का। तो स्टार्टअप में रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अकाउंटेबिलिटी बहुत अच्छी तरीके से मिलती है, आपको वेरिएशंस मिलते हैं, आप बहुत तरीके के रोल्स एट ए टाइम निभा सकते हैं, आप बहुत अच्छी तरीके से ग्रूम हो सकते हैं हर एक चीज के लिए, या फिर हर एक जो चीज आप उस कंपनी में कर रहे हो उसके लिए आप अकाउंटेबल होते हैं, आपके पास थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग का राइट्स होता है। इट्स कंप्लीटली बेस्ड ऑन योर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द कंपनी, जो कि ये बड़ी या बिग कंपनीज या फिर एमएनसीज में जनरली नहीं पाया जाता है। आप एक क्यूबिकल में या फिर आप एक छोटे से डोमेन पे काम कर रहे हो, आपको ये पता भी नहीं होता है समटाइम्स कि आप कौन से प्रोडक्ट पे काम कर रहे हो और वो प्रोडक्ट कौन से बड़े प्रोडक्ट पे जाके इंटीग्रेट होने वाला है। इसका उल्टा स्टार्टअप्स में होता है कि आपको एंड टू एंड प्रोडक्ट के बारे में पता होता है, आपको ये भी पता होता है
कि आप क्या काम करने वाले हो, आप कितने रिस्पॉन्सिबल हो उस स्ट्रक्चर के लिए या फिर उस सॉफ्टवेयर के लिए या फिर आपके कोई भी काम के लिए। इसमें सेकंड आता है रिकग्निशन। रिकग्निशन मीन्स जो भी काम आप कर रहे हो तो उस काम का रिकग्निशन या फिर उस काम की पहचान आपको मिल रही है कि नहीं मिल रही है। जैसे एग्जांपल देते हैं, जैसे कि मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो मैंने कोई फंक्शनैलिटी में कोड लिख दिया, तो अगर मैं एमएनसीज में हूँ तो किसी को नहीं पता अराउंड द वर्ल्ड कि वो फंक्शनैलिटी ऑफ कोड किसने लिखा हुआ, भले वो बहुत अच्छा हो या फिर बुरा हो, इट डजंट मैटर। बट अगर स्टार्टअप्स में हो तो स्टार्टअप में पिन पॉइंट होके आपको पता चल जाता है कि ये फंक्शनैलिटी आपने लिखी है, और आपसे लेके कंपनी के समटाइम्स सीटीओ और सीईओ तक पता चल जाता है कि ये फंक्शनैलिटी आपने लिखी है। तो आपको रिकॉग्निशन अच्छा मिल जाता है, आपको अचीवमेंट्स अच्छे मिल जाते हैं, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी मिल जाती है। तो ये होता है रिकॉग्निशन। लर्निंग कर्व। स्टार्टअप्स में लर्निंग कर्व इज लाइक आपको मल्टी टैलेंटेड होना पड़ता है। आप किसी एक डोमेन में नहीं रह सकते, वहां पे आपको बहुत सारे वैरायटी ऑफ चीजें करने को मिलती है, या फिर आपको उनका भार उठाना पड़ता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है, जो कि नेचुरली स्टार्टअप्स के साथ आ जाता है। इसके लिए लर्निंग कर्व हम कह नहीं सकते कि ज्यादा स्टिक होता है। स्टार्टअप्स में पर्क्स बहुत अच्छे होते हैं। ये कंपनीज को स्टार्टअप्स में लोगों को होल्ड करना पड़ता है, क्योंकि स्टार्टअप में एट्रिशन रेट बहुत ज्यादा होता है एमएनसीज के। एमएनसीज में उल्टा होता है, एमएनसीज में एट्रिशन रेट ज्यादा नहीं होता है, क्योंकि लोग एमएनसीज स्टेबिलिटी के लिए जाते हैं और स्टार्टअप जाते हैं बूस्ट के लिए। तो पर्क्स में जैसे हम लोग ने लास्ट सेक्शन में देख लिया था कि आपको बेनिफिट्स मिलेंगे बहुत सारे, तो वो स्टार्टअप्स में ज्यादा मिलते हैं रेदर देन बिग कंपनीज या फिर एमएनसीज में। इसके उल्टा एमएनसीज और बिग कंपनी में वर्किंग एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा होता है। मतलब स्टार्टअप्स में आप किसी एक समटाइम्स एक 1 BHK फ्लैट में बैठे हो या फिर एक छोटा सा ऑफिस है उसमें बैठे हो, लेकिन एमएनसीज में वैसे नहीं होता है। बड़े बड़े ग्लास की बिल्डिंग्स होती है, अच्छा अटायर होता है, क्यूबिकल्स होता है, लेवल हायरार्की, टीम लीडर्स, गाइडेंस करने के लिए बहुत अच्छे लोग होते हैं वहां पे। तो वर्किंग एटमॉस्फेयर मोटा मोटी बहुत अच्छा होता है। जॉब सिक्योरिटी एमएनसीज में या फिर बिग कंपनीज में जॉब सिक्योरिटी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि वहां पे बहुत सारे टेस्ट लेके आपको ऑनबोर्ड किया जाता है। इस वजह से आपको वहां पे सर्वाइवल पीरियड आपका बहुत अच्छा हो जाता है। मतलब आप कह सकते हो कि फॉर एग्जांपल इंडिया में इन्फोसिस या फिर टीसीएस में आप डायरेक्टली रिटायर हो सकते हो। तो ये केस स्टार्टअप्स के लिए नहीं जाता है। इंडिया में तकरीबन 92% स्टार्टअप्स पहले साल में या फिर दूसरे साल में ही बंद हो जाते हैं। तो जॉब सिक्योरिटी अच्छी नहीं होती है। एमएनसीज में वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उन लोगों को पता है कि 3 शिफ्ट में काम होने वाला है, तो 8 घंटे की अगर शिफ्ट है तो आप 10 बजे आ रहे हो तो आप 6 बजे निकल जाओगे। तो आप वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा कर सकते हो। समटाइम्स आपको पर्क्स मिल जाते हैं, जैसे आप अगर आप लेट हो रहे हो तो कंपनी आपको घर तक कार से ड्रॉप कर देती है या फिर फेयर का चार्जेस दे देती है, जो कि बहुत अच्छी चीज होती है, जो कि ये स्टार्टअप्स में नहीं होता है। स्टार्टअप्स में 24/7 मतलब कभी कभी सैटरडेज या फिर संडेज को भी काम करना पड़ेगा, या फिर आपको हॉलीडेज नहीं होते हैं। स्टार्टअप्स जनरली ऐसे सेक्टर को अफेक्ट करते हैं जहां पे आपको B2C आ जाता है, या फिर B2B आ जाता है, या फिर सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस आ जाता है, जहाँ पे हॉलीडेज के दिन पे भी काम करना पड़ता है, तो जो कि एमएनसीज में ज्यादातर नहीं होता है। टाइम पीरियड के बारे में बताया तो स्टार्टअप्स से ज्यादा अच्छा टाइम पीरियड आप खिला सकते हो एमएनसीज या बिग कंपनीज में। स्टार्टअप्स में आपने कभी नहीं देखा होगा कि 100% ऑफ पीपल विल स्टे इन स्टार्टअप फॉर अ लाइफ लॉन्ग, जो कि बिग कंपनीज या फिर एमएनसीज में होता है, क्योंकि वहां पे उनको कंफर्ट मिलता है, बहुत सारी चीजें मिलती है, इस वजह से लोग कंटिन्यू कर देते हैं। स्टार्टअप्स में आप जाओगे, आप देखोगे कि कोई बंदे 6 महीने काम करे, 1 साल काम करे और स्विच मार जाते हैं, जो कि एमएनसीज या फिर बिग कंपनीज में वो नहीं होता है। ये था हमारे स्टार्टअप्स या फिर बिग कंपनीज के बारे में, जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा जॉब चूज करने के लिए। तो थर्ड फैक्टर होता है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी या फिर सर्विस बेस्ड कंपनी। तो इसमें पहला फैक्टर अफेक्ट करता है हायरिंग कैंडिडेट्स। दोनों के कैंडिडेट हायरिंग करने के प्रोसीजर्स एकदम अलग होते हैं। आपने कभी कभी सुना होगा कि सर्विस बेस्ड कंपनी में जैसे टीसीएस हो गया, विप्रो हो गया, इन्फोसिस हो गया, जहाँ पे लॉट में बंदे लिए जाते हैं। लॉट में मतलब 2000, 3000, 5000 लोग लिए जाते हैं, क्योंकि उन्हें सर्विस देनी है अपने क्लाइंट्स को, बड़े बड़े क्लाइंट्स को। जिससे एकदम उल्टा होता है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में। प्रोडक्ट
बेस्ड कंपनी में लोग बहुत चूजी होते हैं क्योंकि दे वांट पीपल टू वर्क ऑन देयर प्रोडक्ट्स। उन्हें अपने प्रोडक्ट पे लोग काम करने के लिए चाहिए जो अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हो। तो इसके लिए सर्विस बेस्ड कंपनी में हायरिंग प्रोसीजर उतने चूजी नहीं होते जितने कि वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में होते हैं। सेकेंड फैक्टर है जॉब सिक्योरिटी एंड वर्क प्रेशर। तो जैसे हम लोग ने डिस्कस किया स्टार्टअप्स या फिर एमएनसीज में जॉब सिक्योरिटी और वर्क प्रेशर ये दोनों अफेक्ट करते हैं प्रोडक्ट और सर्विस बेस्ड कंपनी में। सर्विस बेस्ड कंपनी में जॉब सिक्योरिटी का इतना प्रॉब्लम नहीं होता है जितना प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में होता है, क्योंकि सर्विस बेस्ड कंपनी में लर्निंग कर्व बहुत ज्यादा नहीं होता है। मतलब आपको छोटा सा काम दिया जाता है और वो काम आप परफॉर्म करते हो, तो देयर इज नो न्यूनेस इन दिस, जिस वजह से आपकी जॉब सिक्योरिटी मेंटेन रहती है। लेकिन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में अगर आप ठीक से परफॉर्म नहीं कर रहे हो या फिर आपसे कोई गलती हो जाती है, बड़ी गलती हो जाती है, छोटी गलती नहीं, तो आपकी जॉब सिक्योरिटी में प्रॉब्लम हो सकता है। वर्क प्रेशर के बारे में सोचे तो सर्विस बेस्ड कंपनी में वर्क प्रेशर थोड़ा कम होता है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में, क्योंकि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जनरली B2C B2B या फिर SaaS मॉडल में आ जाती है। तो आप डायरेक्टली क्लाइंट से इंटरेक्ट कर रहे हो, फिर बहुत सारी चीजें कर रहे हो, तो आपको 24/7 जैसे स्टार्टअप्स में होता है अवेलेबल रहना पड़ता है। थर्ड आ जाता है इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब सैलरी में इंक्रीमेंट कैसे मिलेगा, प्रमोशंस कैसे मिलेंगे। तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में भाई सैलरीज तो बहुत अच्छी तरीके से बढ़ जाती है। समटाइम्स आपको 20%, 30% या फिर 50% हाइक भी मिल जाती है अगर आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है तो। लेकिन सर्विस बेस्ड कंपनी में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, जैसे कि आपको हाइक परसेंटेज जनरली चला जाता है 2% से मैक्सिमम 15% तक। उससे ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ पर ईयर पे सर्विस बेस्ड कंपनी में ज़्यादा नहीं देखी जाती है। फोर्थ पॉइंट आता है फ्लो ऑफ बिजनेस। तो सर्विस बेस्ड कंपनी में फ्लो ऑफ बिजनेस में कहा जाए तो उनका फ्लो ऑफ बिजनेस बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उन्होंने मार्केट सेटल करके रखा हुआ है। तो उन्हें पता है कि उनके क्लाइंट्स कैसे हैं, उन्हें क्या नीड है, उसके बारे में सॉल्यूशंस क्या है। तो बिजनेस एक हम कह सकते हैं कि अगले 10 साल या 15 साल का भी रोड मैप वो लगा सकते हैं। लेकिन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में एक ही डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आप फीडबैक लूप में जा रहे हो, आप क्लाइंट से फीडबैक ले रहे हो कंसिस्टेंटली, आप इम्प्रोवाइजेशन कर रहे हो। समटाइम्स प्रोडक्ट अच्छा लगता है, नहीं लगता है, तो फ्लो ऑफ बिजनेस में प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल दे कि फूड डिलीवरी इंजन में देखा जाए तो स्विगी, जोमेटो, फूड पांडा, टाइनी ऑवल, ये सारे कंपनीज से। लेकिन चारों का नेचर सेम होने से कोई फर्क नहीं पड़ा, फूड पांडा और टाइनी ऑवल बहुत पीछे छूट गए बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ बिजनेस। फिफ्थ आता है स्किल इंप्रूवमेंट्स। तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में स्किल इंप्रूवमेंट्स भाई बहुत तेजी से हो जाती है। मतलब कि आपको मल्टी टैलेंटेड होना पड़ता है, वहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें करनी। जैसे आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में देखिए तो पूरा SDLC आपको करना पड़ता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। इसके बारे में भी एक वीडियो बनाऊंगा, क्या होता है SDLC, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजीज क्या होती है, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो स्किल्स जाती है, मतलब को रिक्वायरमेंट लेना है, आपको डिजाइनिंग फेज में काम करना है, आपको डेवलपमेंट फेज में काम करना है, आपको उसको डिप्लॉय भी करना है, आपको उसका मेंटेनेंस भी करना है, आपको क्लाइंट के साथ इंटरेक्ट भी करना है। तो बहुत सारे वैरायटी ऑफ स्किल्स आपको बढ़ जाते हैं वहाँ पे। सर्विस बेस्ड कंपनी में वैसे नहीं होता है। सर्विस बेस्ड कंपनी में आपको एक डोमेन दिया जाता है, आपको पर्टिकुलर टास्क दिया जाता है, एक SOP दिया जाता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जिसके इर्द गिर्द ही आपको काम करना होता है। तो वहाँ पे स्किल इंप्रूवमेंट का ग्राफ उतना ऊंचा तक नहीं जाता। फिर आता है टारगेट मार्केट। तो टारगेट मार्केट में अगर देखा जाए तो सर्विस बेस्ड कंपनी आगे है, बिकॉज उनके क्लाइंट्स या फिर जो कंज्यूमर्स है वो उनके डिफाइंड है। इसके लिए उन्हें पता है कि उन्हें टारगेट कहाँ पे करना है। तो उन्होंने एक एरिया पकड़ रखा है, तो वो एरिया को ही वो टारगेट करेंगे, ना कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का ग्लोबल आउटरीच होता है। ग्लोबल आउटरीच होने की वजह से रिस्क बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि आपने अभी तक आइडेंटिफाई ही नहीं किया कि आपके कंज्यूमर या फिर क्लाइंट्स क्या हो सकते हैं। तो इससे कंपनी का सस्टेनेबिलिटी या फिर सर्वाइवल वो डिसाइड होता है। फिर अगला पॉइंट है मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज एंड टैक्टिक्स। तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी और टैक्टिक्स में जनरली आता है कि कौन सी कंपनी कौन से टाइप ऑफ बिजनेस को आगे बढ़ा रही है। जैसे कि उनका स्टार्टिंग में बिजनेस एक था, लेकिन उनका एजेंडा कुछ अलग है। जैसे एग्जांपल दे जोमेटो का। तो जोमेटो स्टार्टिंग में अलग बिजनेस था कि वो सिर्फ होटल चेन या फिर रेस्टोरेंट्स के मेन्यूज लिस्ट डाउन करते थे। उन्होंने कभी भी फूड डिलीवरी या फिर कुछ वैसे नहीं किया था, या फिर प्लान भी नहीं किया था। लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि
नहीं, हम फूड डिलीवरी भी कर सकते हैं बिकॉज हमारे पास बहुत सारा डेटा अभी आ गया है, तो हम लोग कस्टमर्स को वेल सर्व कर सकते हैं। तो ये प्री डिफाइंड नहीं होता है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जनरली, लेकिन सर्विस बेस्ड कंपनी में ये प्री डिफाइंड होता है कि हमें किस टाइप ऑफ मार्केटिंग करनी है, या फिर हमें किस तरीके के प्रोसीजर्स अडॉप्ट करने हैं जिसके वजह से हमारा कंज्यूमर बेस ज़्यादा से ज़्यादा अफेक्ट हो इन पॉजिटिव सेंस, कि उन्हें ज़्यादा सर्विसेज मिल सके, वो ज़्यादा खुश हो, क्योंकि उनका ग्लोबल आउटरीच नहीं है, जैसे कि हमने टारगेट मार्केट में डिस्कस किया था। फिर आ जाता है टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम में जनरली कंसिडर होता है कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में टर्न अराउंड टाइम बहुत ही क्विक होता है, क्योंकि कस्टमर्स से आप डायरेक्टली अटैच हो जाते हो। कस्टमर आपको इमीडिएटली फीडबैक दे देता है, या फिर कस्टमर्स अपने सर्विसेज के बारे में रिव्यूज या फिर रेटिंग्स देने लग जाता है, जिसकी वजह से आपका या फिर आपके कंपनीज का प्रोडक्ट का इम्प्रोवाइजेशन बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है। बट ये सर्विस बेस्ड कंपनी में नहीं होता है। सर्विस बेस्ड कंपनी में बहुत सारी हायरार्कीज होती है, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें इटरेशंस में चली जाती है, निगोशिएशंस में चली जाती है, जिसमें बहुत टाइम लग जाता है, कभी कभी महीनों कभी कभी सालों लग जाते हैं, जिस वजह से चीज़ें डिले हो जाती है। तो ये फैक्टर भी बहुत अफेक्ट करता है आपका जॉब चूज करने के टाइम पे, क्योंकि अगर आपने ये सारे फैक्टर्स कंसिडर नहीं किए तो ये डायरेक्टली आपके ग्रोथ पे या फिर आपके फ्यूचर प्लान्स पे अफेक्ट कर सकते हैं। तो ये थे हमारे 3 फैक्टर्स जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं क्या थे वो 3 फैक्टर्स। कि डिसीजन मेकिंग अबाउट कि जॉब ये अच्छा है कि नहीं आपके लिए। दूसरा है मैं स्टार्टअप ज्वाइन करूँ या फिर मैं एमएनसी या फिर बिग कंपनी ज्वाइन करूँ। और तीसरा है मैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी ज्वाइन करूँ या सर्विस बेस्ड कंपनी ज्वाइन करूँ। तो आई होप कि आपके सारे डाउट्स इस वजह से क्लियर हो गए रहेंगे और अब बहुत अच्छे फोकस होके जॉब ऑफर एक्सेप्ट करोगे या फिर जॉब को अप्लाई करोगे। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो इन पॉइंट्स के बारे में या फिर कोई सजेशंस हो या फीडबैक्स हो, आप कमेंट्स में डाल सकते हो। थैंक यू।